आखिर कितना बोझ सहेगा शिमला? क्या भर पाएंगे तबाही के दिए वो गहरे जख्म? आपदा के बाद क्या है शिमला वासियों का हाल? तो 45 साल से आई एम बॉर्न एंड बॉट इन शिमला, तो 45 साल। और जो आपदा है मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। तो हमने शिमला को पिछले समय में बदलते देखा और बदलता तो रहा शिमला, लेकिन जो आपदा जिस तरह आपने खुद ही कहा इस बार आई, इससे पहले हमने अपने जीवन में नहीं देखा। मेरा जन्म शिमला में हुआ है, 35 वर्ष मुझे शिमला में हो गए हैं। जिस तरीके से भी त्रासदी हुई है, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, सबसे पहले तो इन चीज़ों में किसी का कोई जोर नहीं है। ऊपर रेलवे स्टेशन था, वहाँ की जो राख थी वो नीचे फेंकते थे, वो पहाड़ बन गया। इसका मतलब वो हैबिटेबल पहाड़ नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो कभी भी जा सकता है क्योंकि राख का है, कभी भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश होएगी तो वो कच्चा होके चला जाएगा। आपने वहाँ पे ढारे बना दिए, घर बना दिए, अपने कोई वहाँ पे जो है आप देख नहीं रहे कि वहाँ पे घर बन रहे हैं। करते, लेकिन इस बार आपदा से हमको काफ़ी कुछ सीखने को भी, जिससे हम अलर्ट रहना पड़ेगा हमको लेकर, इसको लेकर के भी। जैसे मैंने शिमला को बदलते हुए ऐसे देखा है कि पहले जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस पे घर बनाते थे, अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि इतनी पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्शन हो रही है तो काफ़ी कंस्ट्रक्शंस बहुत पास पास हो रही हैं। नॉर्म्स जो होने चाहिए फॉलो वो नहीं हो पा रहे हैं। पुराने मकान हैं उनको एक ओल्ड लाइन पे एक परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा अपने मकान को बना के ठीक करके उतनी ही पैटर्न पे उस मकान को बनाए जितना पहले बना हुआ है। एक्स्ट्रा नहीं हम इजाज़त दे सकते। लेकिन तो मुझे लगता है कि लोगों ने अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए पूरे शहर को जोखिम में डाल दिया। आज हमारा बाज़ारों से निकलना मुश्किल है। अगर जे कोई आपदा आती है, कोई अगर एम्बुलेंस निकलनी है, फायर ब्रिगेड निकलनी है, वाटर हाइड्रेंट्स वहाँ से बाज़ार से गायब हो गए हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे है। उनके ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दी है। नमस्कार, मैं भारती शर्मा और आप देख रहे हैं द समर न्यूज। 35 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बसा शिमला शहर जो कुछ लोगों के लिए बनाया गया था। अंग्रेजों ने 16,000 लोगों के हिसाब से शिमला का डिज़ाइन जो था वो तैयार किया था, शिमला को बनाया गया था। लेकिन आज वहाँ पर 2.25 लाख से भी ज़्यादा के करीब लोग रहते हैं और राजधानी होने के कारण, पर्यटन स्थल होने के कारण सैकड़ों लोग वहाँ पर घूमने आते हैं। हज़ारों लोग एक वक्त में शिमला में मौजूद होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिमला इतना बोझ सह पाएगा? शिमला के लोगों का इस बारे में क्या कहना है? बीते दिनों हिमाचल में भारी आपदा आई। ऐसा कोई हिमाचल का कोना नहीं था जो आपदा से, तबाही से, नुकसान से अछूता रहा हो। शिमला के लोगों को भी तबाही ने ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जिन्हें भूल पाना शिमला वासियों के लिए आसान नहीं होगा। पहाड़ों की रानी राजधानी शिमला, जिसे हिल्स क्वींस के नाम से भी जाना जाता है, 7 पहाड़ियों पर बसा ये एक छोटा सा शहर, जिसे ब्रिटिशों द्वारा 25,000 लोगों के लिए बनाया गया था। बात करें तो ब्रिटिश जो है उस समय में यहाँ पर अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आया करते थे। पर धीरे धीरे जो है शिमला में आबादी बढ़ने से घर बनने लगे। घर बनने के साथ जो है लोग भी यहाँ पर बढ़ने लगे। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि शिमला में जो है पर्यटन भी जो है भारी संख्या में आते हैं। कारण एक ही है कि यहाँ की जो है सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर वादियों को देखने के लिए आते हैं और उसमें 4 चांद लगाते हैं यहाँ के देवदार के पेड़। पर इस बार जो है वही देवदार के पेड़ लोगों की जान का कारण बने।
क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी प्राकृतिक आपदा आई, जिसके चलते भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। वहीं बरसात में जो है जिला शिमला और शिमला शहर भी कहीं अछूता नहीं रहा और शहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, जगह जगह पेड़ गिरे और यही देवदार के पेड़ जो है कईयों की जान का कारण बने। उस समय का माहौल किस तरह का था, लोगों के दिलों में डर जो है तब बहुत बना हुआ था। पूरा शिमला जो है डर के साए में जी रहा था, क्योंकि काफ़ी जानें उस समय गई। तो अब किस तरह की तैयारियां जो है लोगों की है, क्योंकि अगर ऐसी आपदा अगर फिर से आती है तो लोग किस तरह की तैयारियां करके बैठे हैं और प्रशासन इसको लेकर क्या सख्त कदम अब उठा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है लोगों का और प्रशासन का, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऊपर रेलवे स्टेशन था, वहाँ की जो राख थी वो नीचे फेंकते थे, वो पहाड़ बन गया। इसका मतलब वो हैबिटेबल पहाड़ नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। वो कभी भी जा सकता है क्योंकि वो राख का है, कभी भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश होएगी तो वो कच्चा होके चला जाएगा। आपने वहाँ पे ढारे बना दिए, घर बना दिए, अपने कोई वहाँ पे जो है आप देख नहीं रहे कि वहाँ पे घर बन रहे हैं। वैसे आपको नोटिस देने के लिए आपके टाइम है, समय है। कोई कंप्लेंट करता है तो आप पहुँच जाते हैं, आप कोर्ट के अंदर केसेस कर देते हैं। एक सीढ़ी को लेकर तो केस हो जाता है, पर आप देखेंगे इतने बड़े बड़े घर बनेंगे तब आप कानून की तरह जो है एक अंधे की तरह पट्टी बांधते हैं और तराजू लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई कंप्लेंट करेगा तो हम देंगे। अरे भैया, नैतिकता तो अगर इंसान में है, इंसान में ये तो सरकार में भी होनी चाहिए। अगर आप रोक लेंगे समय पे तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा, पर आप उसको बनाने देंगे और आशियाना बन जाएगा और किसी का आशियाना तोड़ोगे वो गलत है। इसलिए पहले बनाने ना दिया जाए, उचित स्थान पर दिया जाए। गरीब है, शोषित है, वंचित वर्ग है, उनको जो है अच्छी ज़मीनें दीजिए ना। केंद्र से पैसा आ रहा है, 6500 के घर बन के लिए 6500 घर आए हैं, उसके अंदर 5000 एक बार आए हैं। आप भूमि चयन करके दीजिए ना, और उस भूमि चयन में जो है आप सरकार है, आप जाके उसकी सॉइल टेस्टिंग कीजिए, वहाँ पे भूमि दीजिए, वहाँ उसका घर बनाइए। अरे भाई, केंद्र मदद कर रही है, प्रदेश बनाना चाहता है, उनको अच्छी जगह आशियाना बनाइए कि वो कम से कम जो है इनकी 7 पुश्तें याद करेगी और आशीर्वाद दे के जाएगी सरकार ने कुछ किया है। इस प्रकार बहुत मुद्दे हैं, बात करना शुरू करें तो बहुत लंबा सफ़र तय हो जाएगा, पर मैं इतना ही बताना चाहूँगा आज। देखिए, मैं गौरव शर्मा और लगभग मेरा जन्म शिमला में हुआ है। 35 वर्ष मुझे शिमला में हो गए हैं। जिस तरीके से भी त्रासदी हुई है, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, सबसे पहले तो इन चीज़ों में किसी का कोई ज़ोर नहीं है। प्राकृतिक आपदा जब आती है तो किसी के ध्यान में नहीं होता, कोई भी सरकार हो, ए सरकार हो, बी सरकार हो। लेकिन जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा तो काफ़ी नुकसान अभी हुआ, जानी नुकसान हुआ, बहुत सारी त्रासदी हुई है, लोगों के जीवन चले गए, बहुत सारी बिल्डिंगें ढह गई और जितना भी आपने देखा होगा भूमि तो हर कहीं धंस रही है। इसका ये मैं मानता हूँ कि शिमला कुछ एक ओवरलोडेड हो गया हुआ है। यहाँ पे जो आवाजाही है, यहाँ पे जो ओवरलोडिंग है, कंस्ट्रक्शंस है, ये बहुत बड़े कगार पे हुई है और कंक्रीट की तरफ ये बढ़ा है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो बाशिंदे काफ़ी लोग पुराने थे, लोकल लोग यहाँ रहे हैं, पुराने लोग जो यहाँ रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ उनके रहन बसेरा के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो बनाएंगे, लेकिन नियमित तरीके से वो नहीं बनी और ढांचा उनका जो है उस तरीके से नहीं बना जो स्टडी होनी चाहिए थी, जिस रूप से वो बनने चाहिए थे और जो मापदंड उन्हें उपयोग करने चाहिए थे कि किस प्रकार की कंक्रीट करनी है, किस प्रकार की सारी चीज़ें होनी है, वो वहाँ कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। तो इसमें जो तालमेल है वो कहीं ना कहीं जो है नगर निगम हो गया, नगर नियोजन जो पार्ट हो गए, चाहे साडा हो गया, चाहे हमारा ये एमसी हो गया, ये यूडी, ये संबंधित जितने भी भाग हैं जो ये सारी चीज़ों को मूलभूत सारी चीज़ों को ये क्रियान्वित करते हैं, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन है। मैंने मकान बनाना है और मैं अपना बना के, मेरे पास पैसे अपनी लागत के हिसाब से मैं मकान बनाऊंगा, तो हो सकता है जो उसकी कंक्रीटिंग, उसमें जो सारी चीज़ें रेशो जो डलनी है वो अपने में पैसे के हिसाब से डालूं। लेकिन जो मापदंड है, जो अब अर्थ प्रूफ है, सारी चीज़ें उसके हिसाब से होता तो कहीं ना कहीं जो ये है नुकसान कम होना था। तो आने वाले समय के लिए भी मेरा यही सुझाव है कि ये सारी जो एजेंसियां हैं, ये सारे कोऑर्डिनेशन करके ये सारी चीज़ें इस तरीके से बननी चाहिए, इस तरीके से निर्माण होने चाहिए, दो प्राकृतिक सारी चीज़ों को देख के हो कि कल को अगर ऐसी चीज़ आए, भूकंप आ जाए, प्रकृति ये सारी चीज़ें आ जाए, भूस्खलन हो जाए, तो किस तरीके से जो वो स्ट्रक्चर को उसको बचाया जा सके ताकि जो है जान का नुकसान कम से कम हो। तो यही चीज़ें सारी चीज़ें हैं शिमला में। बाकी शिमला सौंदर्य वाली एक सिटी है और इन विश्व प्रख्यात, जैसा कि आप जानते हैं, वो जानने वाली जगह है। लोग भी आएंगे, लोगों का हमें स्वागत करना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अभी आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के अंदर कि शिमला में ये सारी घटना होगी, बहुत सारे टूरिस्ट कम हो गए। आपने देखा होगा सारे जो व्यापारी लोग हैं वो सूखने को पड़ गए, हमारे सारा होटल इंडस्ट्री खत्म होगी। आय के साधन है, कहीं ना छोटे से चाय वाला एक का बिजनेस है, एक आदमी का बहुत बड़ा होटल है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक इसका फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। शिमला आएंगे, टूरिस्ट सिटी है, यहाँ लोग भी आएंगे, लोगों की आवाजाही भी होगी, कंक्रीट के मकान भी बनेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए, पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। यही मेरा इसमें जो है सुझाव है। शिमला में तबाही ने
जमकर कहर बरपाया। भारी आपदा का कहर वहां पर देखने को मिला। कई जगह पर इमारतें धाराशायी हो गई, सैकड़ों घर गिर गए, सैकड़ों पेड़ गिर गए। मलबे के नीचे ना जाने कितनी जानें चली गई। लोग जो बचाने के लिए गए वो भी उसी मलबे के नीचे दब कर रह गए। कई लोगों ने अपने को खोया है और आज भी उनके मलबे के नीचे से वो लोग सिसकियों को सुनते होंगे। अपने मन में उन सारी पीड़ाओं को वो याद करते होंगे, उन दिनों को याद करते होंगे जब उन्होंने अपनों को खोया था। इसमें गलती किसकी है? शिमला वासियों की गलती है या फिर सरकार की गलती है या फिर वहाँ जो लोग घूमने जाते हैं उनकी गलती है? क्योंकि नुकसान जब होता है तो उसके बाद गलती कोई नहीं मानता। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर शिमला में इसी तरह अगर अवैध निर्माण चलता रहा, इसी तरह अगर नियमों की अनदेखी होती रही, इसी तरह अगर शिमला में लोग और ज़्यादा बसते गए, निर्माण होता रहा, तो शायद एक दिन शिमला कंक्रीट का पहाड़ बनकर रह जाएगा। शिमला में लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आज ही शिमला में बेहद परेशानियां हैं। शिमला के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की और जाना कि शिमला की समस्याएं क्या हैं और अगर इस तरह की आपदा आती है तो उससे फिर कैसे निपटा जा सकता है। देखिए जी, मैं पहले बताना चाहूँगा, मैं शिमला से मैं ही पैदा हुआ हूँ। शिमला में मेरी पढ़ाई हुई, शिमला में बड़ा हुआ हूँ। तो 45 साल मेरी एज हो गई है। तो 45 साल से आई एम बॉर्न एंड बॉट इन शिमला। तो 45 साल। और जो आपदा है मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखी है। देखिए, बारिशें इससे भी ज़्यादा हुई है। ऐसा नहीं, हम जब बचपन में छोटे थे तो 15-15, 20-20, 30 दिन में बारिशें, मौसम खुलते ही नहीं थे, बहुत बारिशें होती थी। पर कारण तब उस टाइम कोई बिल्डिंगें नहीं गिरती थी, इस तरह से रोड नहीं धंसते थे, इस तरह से जो आपदा आई है बादल नहीं फटते थे। ये तो आज पहली बार मैंने सुना है कि शिमला में भी बादल फटा, जो है एडवांस स्टडी वाला हुआ है, क्लाउड बस्ट हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम देखा है कि शिमला में, अदरवाइज़ हम सुनते थे कुल्लू में हुआ है या चिड़गांव में हुआ है। चिड़गांव में रोडू साइड बहुत होते थे, या कुल्लू या मनाली साइड बहुत होते थे, मणिकर्ण साइड। पर शिमला में फर्स्ट टाइम क्लाउड ब्लास्ट था। तो इसको देख करके तो बहुत डर लगा। जैसे कि हमारे 20-22 लोग जो शिव मंदिर में गए, मतलब ये हमारा खुद का परिवार था। क्योंकि हम जिस समाज में रहते, जिस जगह में रहते, वो सब हमारा परिवार है। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत दुखद बात है, मतलब इसको भरपाई करना तो मतलब नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती है ये, ठीक है ना। मतलब आज भी ये बात सोचो तो दिल में घबराहट हो जाती है। जिस तरह से आपने देखा कृष्णा नगर में घर गिरे, कितनी मेहनत से कैसे कैसे लोग बनाते हैं और कैसे गिर जाते हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि हम उस टाइम बहुत घबराए हुए, डरे हुए थे। एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, अब शिमला रहेगा ही नहीं, जिस तरह के वो हालात थे। मैं आपको बात बताऊं, ये 21 या 22 अगस्त की बात है, जिस दिन ऐसा लग रहा था कि बस अब लास्ट बारिश थी। 24 से तो मौसम खुल गया था कि अब शायद बहुत मुश्किल है। और 15-16 अगस्त से लेके 21-22 तक ऐसा लग रहा था कि अब कुछ भी हो जाएगा शिमला के अंदर। तो बहुत डर था। लोगों ने, आपने देखा सोशल मीडिया में बड़े कमेंट्स किए थे कि अब शिमला में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, बहुत बहुत बातें हुई थी उस टाइम पर। अब सब भूल गए। जैसे ही मौसम खुला और 1 महीने से मौसम खुल गया है, अब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने यहाँ तक कहा था कि शिमला के अंदर जो बिल्डिंग्स है वो 2-2.5 मंजिल से ज़्यादा नक्शा पास नहीं होना चाहिए। इवन जो भी आगे नक्शे पास हो, इंजीनियरिंग वर्क के साथ हो, इंजीनियर उसका भागीदारी हो। ऐसा नहीं कि वो एपी ने या APMC क्या नाम है, MC ने पास कर दिया तो हो गया। तो उसके अंदर एक टेक्निकली होना चाहिए कुछ। तो बहुत तरह की बातें हुई, तो अब लोग भूल रहे हैं। तो मेरी मतलब मैं तो यही कहूँगा कि एज ए नागरिक कि सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आगे ऐसी ना हो प्रॉब्लम। तो उसके लिए जैसे बिल्डिंगें जो बन रही है उस पर रोक होनी चाहिए, खास करके शिमला शहर के अंदर। प्लस अगर बन रही है तो उसका जो है कम से कम उस पर बने। प्लस जितना भी ये स्मार्ट सिटी में लोहा लगा है, कितना लोहा डाल दिया गया, ये भी गलत है। मतलब शिमला को अगर देखा जाए तो आर्यन पूरा लोहे की सिटी बना दिया गया है, ये भी गलत था। उसके बावजूद फिर अनऑथराइज तरह से मकान बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कई ऐसे घर भी है जो घर गिरे हैं, कई जिनके नक्शे पास नहीं थे, लोगों ने बनाए। उस पर भी थोड़ी देखभाल हो। अगर बना रहे हैं, हर बंदे को रहने का हक है, पर किस तरह से बन रहा है, किस तरह से नहीं बन रहा है। अगर सरकार उसको देखिए, बिना सरकार की अनुमति के तो कोई चीज़ अनऑथराइज बनती नहीं है। 5 मंजिल की बिल्डिंग सरकार के नीचे, नाक के नीचे तो नहीं बनती है। तो भागीदारी सरकार की भी होती है। अगर वो बिजली पानी देते हैं तो भागीदारी सरकार की भी होती है। तो पर देखना चाहिए कि अगर हर नागरिक को रहने का हक है, वो चाहे अनऑथराइज ढंग से ज़मीन में बनाया हो, कहीं भी बनाया हो, पर वो सरकार को देखना चाहिए ठीक बना है कि नहीं बना, उसकी नींव कैसी है, वो कितने मंजिल बना है, किस तरह से बना है, वो सब कुछ देखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब वो गिरता है या उसमें कोई लोग मरते हैं तो लोगों को समझ आती है।
अगर ऐसा पहले ही हम इसके बारे में पहले सिक्योर रहे और पहले से इस चीज़ के बारे में हम बात करें तो ऐसी प्रॉब्लम बाद में फेस करनी नहीं पड़ेगी। देखिए, जिसके घर से कोई मरता है उसको पता लगता है कि क्या हुआ है, ठीक है ना जी। आगे हमारे को फेस ना करनी पड़े। अब देखिए शिमला कितना क्राउडेड हो गया है। शिमला के अंदर आप देखिए पार्किंग की कितनी समस्या है, शिमला के अंदर पानी की कितनी समस्या है, कई तरह की समस्या है, ठीक है। सरकार काम कर रही है अपने लेवल पे, बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में कहते हैं 24 आवर वाटर भी आएगा। आने वाले टाइम में जैसे मेयर साहब ने बोला कि काफ़ी सारी पार्किंग भी यहाँ बन रही है, पर ठीक है, अब बन रही है तो कुछ हमें ऐसा सोचना चाहिए जैसे कि हमारी शिमला, मतलब मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, मैं जैसे शिमला के अंदर क्या नाम आपका कैपिटल है, बहुत टाइम से शिमला कैपिटल है, ठीक है। तो शिमला में जितने मैक्सिमम ऑफिसेज है, कैपिटल आप रखो, कुछ ऑफिसेज को आप बाहर शिफ्ट करो, ठीक है। उससे क्या थोड़ा क्राउड कम होगा, ठीक है, क्राउड कम होगा हिमाचल शिमला के अंदर। और उसके अलावा जो है इसको तो वैसे हिल क्वीन रखना चाहिए टूरिस्टों के लिए, ये टूरिस्ट प्लेस था, इसको टूरिस्ट की तरह ही रखना चाहिए। और ये दो तरह से चल रही है, अभी ये सरकारी उससे भी चल रही है, कैपिटल उससे भी चल रही है, प्लस टूरिस्ट के ऊपर भी चल रही है, तो इस पर बहुत बोझ पड़ रहा है। तो अभी देखिए आप कितने लोग प्लान कर चुके हैं इस आपदा के बाद। मैं मेरे आसपास के कई लोग जो मेरे नियर डियर है वो प्लान कर चुके हैं, यहाँ से वापस जा रहे हैं। मतलब किसी ने चंडीगढ़, किसी ने मोहाली, कोई दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं कि शिमला में जी अब रहने लायक नहीं रहा, ये नहीं रहा। ऐसा नहीं है, मैं उनसे भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है, मिलजुल करके हम सब कुछ कर सकते हैं, बैठ के सरकार से बात कर सकते हैं, रोड मैप बना सकते हैं इसके बारे में कि आगे ऐसी मुसीबत ना आए, उसके लिए पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए हमें। और इसके लिए जो जैसी आपदा 2 महीने लोग डरे हुए थे, आज भी हमारे दिल में वैसे ही डर रहना चाहिए। देखिए, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं पूर्व में पार्षद भी रहा हूँ और शिमला व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और मेरा जो जन्म है वो शिमला में ही हुआ, यहीं मेरी एजुकेशन हुई है और बिजनेस भी मेरा यहीं पे है। तो हमने शिमला को पिछले समय में बदलते देखा और बदलता तो रहा शिमला, लेकिन जो आपदा जिस तरह आपने खुद ही कहा इस बार आई, इससे पहले हमने अपने जीवन में नहीं देखा। बट इस आपदा आई और चली गई, लोगों ने मिल के एकजुट के काम किया, सरकार के एंड से भी जो मदद हो सकी हुई। लेकिन अब दोबारा ऐसी आपदा ना आए, या उसके कारण क्या थे, तो मुझे लगता है कि मुख्यतः हमें सबको, हमारा सबका दायित्व है, ना केवल सरकार का, प्रशासन का, जो यहाँ के नागरिक है उनका भी यही दायित्व है कि उनके कारणों को खोजा जाए। तो जो हमें समझ आया मेन जो रहा वो जो ड्रेनेज सिस्टम रहा, वो उसका एब्सोल्यूट फेलियर रहा। और उसके कई कारण हैं। हम देखते हैं कि लोगों ने जगह जगह इंक्रोचमेंट कर दी, जहाँ जिसको मौका मिला, चाहे वो कोई हॉकर है वो वहाँ बैठ गया। चलो बैठना तो एक टेम्परेरी था, लेकिन जो परमानेंट इंक्रोचमेंट हुई, अभी मैं पूर्व में पार्षद रहा हूँ, वर्तमान में मेरे वाइफ पार्षद हैं। कल परसों कृष्णा लोहा भंडार के पास एक कंप्लेंट थी कि वहाँ नाली चौक होगी। जब हम नाली को, ड्रेनेज को साफ़ कराने गए तो उसके आगे देखा कि कुछ दुकानदारों ने उस ड्रेनेज के ऊपर ही कब्जा कर दिया और वहाँ पे ड्रेनेज को ख़त्म कर दिया और अपनी दुकानें 3-3 फुट वो आगे, और जबकि जो ऊपर का फ्लोर है, ऊपर का मंजिल है, वो पीछे है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने अपने छोटे छोटे फ़ायदे के लिए पूरे शहर को जोखिम में डाल दिया। आज हमारा बाज़ारों से निकलना मुश्किल है। अगर जे कोई आपदा आती है, कोई अगर एम्बुलेंस निकलनी है, फायर ब्रिगेड निकलनी है, वाटर हाइड्रेंट्स वहाँ से बाज़ार से गायब हो गए हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ पे है, उनके ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर दी है। तो ऐसे कई कारण निकल के आए हैं जिसका हम सब का दायित्व है कि इसको मिलके, और हम सब पहले तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। और जहाँ जहाँ पे ऐसे नालाज थे, जहाँ भी था, और जो आगे बढ़ती हुई जो अब चैलेंज है कि हॉकर्स भी बाहर से आ रहे हैं, अभी बाज़ारों से यहाँ निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि स्मार्ट सिटी के तहत सरकार से भी दुकानें मिली हैं, उसके बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि ये मात्र 25,000 लोगों के लिए शिमला बना था। आज जो अगर हम फ्लोटिंग अगर परमानेंट रेजिडेंट की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दिन में 5 लाख लोग भी यहाँ पे एकत्र हो जाते हैं। टूरिस्ट दिन में से ज़्यादा भी हो जाते हैं। कैपिटल है और सचिवालय यहाँ पर है, लोग अपने कामों से आते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक से लेके हर एक चीज़ को, इस शहर को, इसके ऊपर पुनर्विचार करना होगा। मैं आपके माध्यम से भी, अब अथॉरिटीज़ को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, सबसे भी हम मिलेंगे भी, ताकि आने वाले समय में इस तरह की आपदा दोबारा कभी ना आए। बिल्कुल डेफिनेटली पहली बात तो है कि आपने खुद ही कहा कि जो लोड बढ़ता जा रहा है, हमने पिछले समय में देखा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा शहर कंक्रीट और लोहे में बदल दिया गया, जगह जगह लोहा लगा दी जहाँ पे, और उसका यूज़ भी नहीं है। आज अगर हम देखें जो ये पैदल चलने के जितने मार्ग हैं उस पर हम चल ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो वहाँ पे अगर आप चल रहे हैं तो आप में अगर पानी पड़ा तो वहाँ स्लिपरी के पूरे चांसेस हैं, लोहा है आपके गिरने के पूरे चांसेस हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता नहीं कि वो स्मार्ट सिटी है, वो आयरन सिटी हमारी बन गई है। लेकिन अब जो
और समस्या आ रही है वो है शहर में लोगों को क्रॉस करने की, इंक्रोचमेंट की। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ अवैध निर्माण हुए हैं उसके ऊपर निगम को, सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। ठीक है, हम सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। हम सब कभी शेल्टर भी करते थे, लेकिन जब इस तरह की आपदा आती है तो मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व है कि हम एकजुट होकर सरकार का साथ दें और इस इंक्रोचमेंट को भी दूर करें। जितने भी हमारे, पहले तो आसपास सफाई व्यवस्था का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जितने भी हमारे नालियाँ हैं, हमारा सबका दायित्व है कि अगर हम वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, हमें कुछ नज़र आ रहा है तो हम नगर निगम को उसकी कंप्लेंट करें, ताकि जब वो ये सफाई जो है वो समय समय में होती रहे। क्योंकि और दूसरा, हमें अगर कोई ये भी विजिलेंट रहना है कि हमारे आसपास कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो किसी नाले को या किसी और तरह की उसको ऐसा कब्जा तो नहीं कर रहा कि जिसका आने वाले, या वो ऐसे पेड़ तो नहीं काट रहा है जिसमें हमें दिक्कत आने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको विजिलेंट रहने की है और एक साथ होके, और डेफिनेटली हम अगर सबके मिलकर करेंगे तो हम इससे निपट पाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, शिमला में और ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस को बढ़ावा देने के लिए और लोगों की आवाजाही के लिए हमें अब पहाड़ों पर घाव करने बंद करने होंगे। हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही, प्रदूषण, धुएं के गुबार और कंक्रीट के रास्ते, कंक्रीट के पहाड़, ये सारी चीज़ों पर नियंत्रण करना होगा। इन खूबसूरत वादियों को, खूबसूरत पहाड़ों को ये गहरे जख्म देने बंद करने होंगे, तभी प्रकृति हमारे साथ न्याय करेगी और शिमला शहर फिर से खुशहाल बन पाएगा। देखिए, हर बार सर्दी में हम प्रिकॉशनरी हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, जहाँ बर्फ़ से पहले हम रेता डालना और मिट्टी का डालना, इस तरह का जगह जगह हम प्रबंध करते। लेकिन इस बार आपदा से हमको काफ़ी कुछ सीखने को भी, जिससे हम अलर्ट रहना पड़ेगा हमको इसको लेकर के भी। जैसे शिमला में पानी की निकासी का सबसे बड़ा इशू है। हमारा जो वाटर सिस्टम है, निकासी है, चैनलाइजेशन ऑफ नाला है, उसको लेकर के हमने एक अपने नगर निगम की टीम ने भी सर्वे किया और स्टेट की पीडब्ल्यूडी विभाग से भी सर्वे हुआ है, जिसको पानी को ड्रेनेज सिस्टम और चैनलाइजेशन ऑफ नाला, ये दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हमने, इस पर कार्य करने जा रहे हैं। और जो लोगों ने मकान बना रखे हैं उसकी डाउन पाइप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी छत का जो है वो खुले में छोड़ा जाता है और जिसका जो कहीं ना कहीं उसकी मार कहीं ना किसी मकान को पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमने वो सारे सरकार के माध्यम से भी और नगर निगम के माध्यम से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं हम। और भी जो स्थानीय हमारी जनता है जिनको लगता है कि हम यहाँ ये कोई सुझाव हम लोगों से ले सकते हैं, वो भी हम ले रहे हैं। देखिए, मैंने इसमें आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं उस पर काम चला रहता है और वो बहुत सारे मकान ऐसे हैं कि उसको लोगों के एक मकान को रेगुलाइज करने के लिए भी, और जो पुराने मकान हैं, पुराने मकानों में कहीं ना कहीं वो रिपेयर करने के नाम पे या उसको ठीक करने के नाम से उसमें कहीं उसकी अवैध निर्माण भी चलता रहता है। तो वो एक, मेरा सरकार के पास हमने एक प्रपोज़ल दिया था कि जो पुराने मकान हैं उनको एक ओल्ड लाइन पे एक परमिशन मिलनी चाहिए, ताकि वो एक दफ़ा अपने मकान को बना के ठीक करके उतनी ही पैटर्न पे उस मकान को बनाए जितना पहले बना हुआ है। एक्स्ट्रा नहीं हम इजाज़त दे सकते, लेकिन ये सरकार को हमने इस पर रिक्वेस्ट भी किया और मामला थोड़ा आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी चला हुआ है, वो देखते हैं उसमें क्या आता निकल के। लेकिन मेरा अपने व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ओल्ड लाइन पे नक्शे अगर सारे क्लियर हो जाएं या मिल जाए एक बार परमिशन उनको, तो बार बार का जो ये अवैध निर्माण और इसका इशू है वो काफ़ी ख़त्म हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ों ने शिमला को 25 से 30 हज़ार लोगों के लिए बसाया था और आज पॉपुलेशन बढ़ी है हर चीज़ के, लेकिन एरिया भी बढ़ा है, साथ में जो खाली जगह थी उसको डेवलप भी किया है काफ़ी। कहीं ना कहीं उसमें उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आबादी भी बढ़ी है और शिमला पे भी बर्डन पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्लान करके आउटर शिमला में एक, जैसे सरकार ने एक जाठिया देवी के पास भी एक जगह को देखा है कि वहाँ पे हम टाउनशिप करने चाह रहे हैं, उसका प्रोसीजर भी चला हुआ है, केंद्रीय सरकार को भी भेजा हुआ प्रपोज़ल। तो कहीं वो जैसे दफ्तर है या कोई बड़े ऐसे हो, ताकि शिमला पे थोड़ा उसको शिफ्ट किया जा सके, एक नई टाउनशिप बनाने की आवश्यकता भी है यहाँ पे। बिल्कुल, हम
अपनी तरफ से बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रहती हैं, उससे अवेयर भी रहते हैं और काफ़ी कुछ इसमें हमको सीखने को भी मिला है। और जो हमारे नाले हैं, आपका कल्वर्ट्स है, वो जो ब्लॉक्ड रहते हैं उसको भी खोलने के लिए आवश्यकता है उस पे, क्योंकि नगर निगम के जहाँ है वो नगर निगम खोल रहा है, पीडब्ल्यूडी का वहाँ पीडब्ल्यूडी से हमने कहा है कि वो आप खोले। नेशनल हाईवे का कोई रोड है, उनके कल्वर्ट्स भी बंद होते हैं, तो वो भी सबको हमने एक रिटर्न में ये कहा है कि सब लोग आप अपने कल्वर्ट्स को खोलें, ताकि जैसे कोई पानी की जो निकासी वो प्रॉपरली उस नालों से और कल्वर्ट से नहीं होती है। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी अपनी जगह लेता है, कहीं ना कहीं उसकी मार पड़ती है। तो ये सबसे ज़रूरी है कल्वर्ट्स को खोलना। आजकल हम इस कार्य में लगे हुए हैं और नालों का चैनलाइजेशन का भी इसमें एक पार्ट है। जी, शिमला में रहते हुए मुझे लगभग 40 इयर्स एंड अबव हो गए हैं और मैंने शिमला को बदलते हुए ऐसे देखा है कि पहले जिस तरह से हम लोग डिस्टेंस पे घर बनाते थे, अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि इतनी पॉपुलेशन और कंस्ट्रक्शन हो रही है तो काफ़ी कंस्ट्रक्शंस बहुत पास हो रही हैं। नॉर्म्स जो होने चाहिए फॉलो वो नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि एक डिस्टेंस होता है जो 2 बिल्डिंग्स के बीच में मेंटेन होना चाहिए, सेटबैक्स छोड़ने चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, वो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो काफ़ी बदल गया है। जिस वजह से मुझे लगता है कि ये जो आपदा आई थी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि अगर एक बिल्डिंग किसी भी रीज़न से गिर रही है तो वो अपने साथ 3-4 को लेके जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस उनमें इतना नहीं था। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा रखा जाए थोड़ा सा तो हम काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं। प्लस थोड़ा सा हमें ड्रेनेज पे भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रॉपर ड्रेनेज हो, पानी कहीं इकट्ठा ना हो, और जहाँ अगर लग रहा है किसी को भी कि रिस रहा है पानी, उस एरिया की तुरंत एमसी को उनको जानकारी देनी चाहिए ताकि वी कैन वर्क ऑन इट कि इसकी हम रिपेयर वर्क कैसे कर सकें। मेन प्रॉब्लम्स मुझे लगता है पहले तो यही है कि जो हमारी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको हमें देखा जाए कि एक हमारी टाउनशिप या तो ऐसी बनाई जाए जो थोड़ी सी सिटी से दूर हो, लेकिन उसमें सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई वहाँ हम बोल भी रहे हैं कि आप थोड़े डिस्टेंस पे एक अलग सा टाउनशिप बनाएं तो उसमें फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि लोगों को दिक्कत ना आए किसी चीज़ की और वो खुशी खुशी वहाँ जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेन सिटी में अब हमारे पास जगह बची नहीं है कि यहाँ पर और कंस्ट्रक्शन हो, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि लोग अभी 3 मंजिल फिर 4 मंजिल, क्योंकि कोई छोड़ना नहीं चाहता है शिमला को। तो अगर हम ये एक इतनी अच्छी ऑप्शन उनको दे दें कि अगर आप थोड़े से डिस्टेंस पे 5-10 किलोमीटर की दूरी पे भी हैं लेकिन आपको फैसिलिटीज़ पूरी मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि जनता कोऑपरेट करेगी और वहाँ जाके उनको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा नाम कर्णनंदा है। मेरा जन्म जो है 1984 में इधर ही हुआ था। 40 साल मुझे हो चुके हैं शिमला में। मेरे पिताजी की उम्र जो है लगभग 75 साल है। उनका जन्म भी शिमला में ही 1948 में हुआ था। जो कि हमने देखा है कि शिमला जो है वो पहले इतना ज़्यादा जो है वो बसा नहीं था, और बसने के कारण जो है वो शिमला के अंदर पॉपुलेशन काउंट तो ऊपर गया ही है, हाउस काउंट भी ऊपर गया है, व्हीकल काउंट भी ऊपर गया है, और साथ में विकास के साथ जो बायलैटरल प्रॉब्लम्स आती है वो शिमला में आई है। और शायद शिमला में जो है इतना जो कंजेशन है वो शिमला नहीं ले पाएगा। और मेरे ख्याल से आज की डेट में सबसे प्रबल मांग जो है वो है डीकंजेशन ऑफ शिमला। डीकंजेशन में किस प्रकार की, भाई यहाँ के जो गवर्नमेंट दफ्तर है वो यहाँ से बाहर को निकलने चाहिए और वो जाने चाहिए। जैसे कि मान लो आप चक्कर साइड हो गया, शिमला ग्रामीण में हो गया या कसुमटी में हो गया, वहाँ पे डीकंजेस्ट करना चाहिए। आप एसडीए कॉम्प्लेक्स की हालत देखिए, एसडीए कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत जर्जर हालत में है। आप बिल्डिंग्स को पीछे से देखना तो उसमें दरारें आ चुकी है, डंगे फूल चुके हैं, शायद आपदा जो है कभी भी आ सकती है। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि सरकार को जो है आपदा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आपदा बता के नहीं आती है, और आपदा जो है वो बिन बताए मेहमान की तरह आती है और कई लोगों को जो है वो जान मान का नुकसान पहुंचा के चली जाती है। इस बारी भी ऐसा ही हुआ, और इस बारी तो ऐसा हुआ कि एक आपदा को लेके प्रिपेयर्डनेस की बैठक होती है, वो हिमाचल सरकार करती है और उसमें सारे अफसर इन्वॉल्व किए जाते हैं, डीसीज़ इन्वॉल्व किए जाते हैं, एसपीज़ इन्वॉल्व किए जाते हैं, और साथ में जो है आपका आपदा प्रबंधन का जो ये पूरा बोर्ड है उसमें जो इनकी सरकारी इकाई है उसको भी इसमें डाला जाता है। पर इस बार वो बैठक जो है वो 2 महीने तक हुई नहीं, और जब आपदा घट गई उसके बाद उस बैठक को किया गया। साथ में जब आप केंद्र के साथ तालमेल बनाते हैं, देखिए सेंटर और स्टेट का तालमेल बहुत ज़रूरी है। जब आपने कागज़ पत्तर पूरे ही नहीं करे थे, आपको लगा कि आपदा आएगी नहीं और आपदा आ गई,
तो कागज़ पत्तर जब केंद्र में डिलेड जाते हैं तो वहाँ से जो मदद की राशि है वो भी डिलेड ही मिलती है। और साथ में ये जो आपदा है, आपदा का जो है हर साल का काम होता है, हर साल पैसे भी आते हैं, प्रिपेयर्डनेस भी होती है। आपने देखा होगा हमेशा जो है मॉक ड्रिल्स जो है शिमला में की जाती थी, पर लंबे समय से जो है जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है तो आप देखेंगे मॉक ड्रिल्स भी नहीं होती। रिज पे जो है वो फायर ब्रिगेड्स आती थी, लोगों को स्ट्रेचर्स पे ले जाया जाता था, उनको जो है तारों के ज़रिए जो है ऊपर से नीचे को लिफ्ट किया जाता था। तो वो आपदा की प्रिपेयर्डनेस है। दूसरा मैंने देखा है कि देखिए आपदा NDRF तो चलो है यहाँ है, पर SDRF की जो फोर्सेस है उनको बड़ा ज़्यादा जो है अपने आप को वेल इक्विप्ड करने की ज़रूरत है। देखिए छोटे रोबोज़, छोटे JCBs, छोटी मैकेनिकल चीज़ें वो चाहिए ही आपको। साथ में जब हमने देखा कि शिव बावड़ी में आपदा आई और इतने लोग जहाँ यहाँ मरे, बहुत दुखद घटना थी, पर वहाँ पे जो है लोगों के पास जो है वो औजार ही नहीं थे। आप देखिए ना आपके बेलचे थे, ना घड़ थे, ना ट्री कटिंग मशीन्स थी। ट्री कटिंग मशीन्स की तो ये हालत थी कि एक मशीन आई और ना चलने के कारण वापस चली गई और उसके बाद दूसरी मशीन आती है, तो 2 मशीनों के साथ काम करे, 3-4 मशीनें होती शायद हो सकता था। साथ में स्पेशलिटी, देखिए आपदा में भी अनेकों प्रकार की चीज़ें होती है, पानी, पेड़, मलबा, इस प्रकार। तो इसमें स्पेशलिटी होती है, तो एक एक यूनिट उसके अंदर डेवलप करना चाहिए जो मल्टी स्पेशलिटी यूनिट्स जो है उनके हिसाब से काम करते हैं। साथ में प्रोफेशनल्स, देखिए आप क्या करते हैं कि जब भी आपका आपदा आती है आप ठेके पे देना शुरू कर देते हैं, आप आउटसोर्स करना शुरू कर देते हैं, आप जो है लेबर को आउटसोर्स कर देते हैं, आप चीज़ों को आउटसोर्स कर देते हैं, आप JCB मशीन को आउटसोर्स कर देते हैं। अब जो JCB मशीन जो है वो पहाड़ काटना तो जानती होएगी, पर आपदा के अंदर जो है बिल्डिंग का लेंटर तोड़ के लोगों को रेस्क्यू करना नहीं जानती है। उसके लिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर चाहिए, प्रोफेशनल उसके साथ एक हेल्पर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिसिंग दिखी। और ठीक है, प्रशासन ने अपना काम अच्छा किया है, सरकार ने अपना काम अच्छा किया है, सब लोगों ने अपना अपना काम अच्छा किया है, पर शायद अगर इसमें प्रोफेशनलिज्म होता तो ये काम और अच्छा होता। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी दिखने को मिली है, जो इस चीज़ से सीख लेते हुए जो है वो सरकार को आगे करना चाहिए। बादल फटना, आज से जो मशीनें जो आप देख रहे हैं ना, तो बादल फटने की मशीनें जो है बहुत पुरानी लगी है, और आज भी जब इस प्रकार की घटनाएँ होती है तो वो बीपिंग देनी शुरू कर देती है। पर मेरे ख्याल से जो है अब लोगों को आदत नहीं रही है कि वो बीप को सुने या उन मशीन्स के ऊपर नज़र रखे या उसके ऊपर कुछ करे। तो मेरे ख्याल से उनको रिवाइव करना सिस्टम आपके पास है, आपने सिस्टम को सिर्फ ओवरहॉल करना है। आप चीज़ें खरीद चुके हैं, केंद्र आपकी मदद करके दे चुका है, स्टेट ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की है, वो चीज़ें आई है, पर उन चीज़ों को वापस रीहॉल करके आप उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस करके आप उसको सिस्टम में लाना बहुत बड़ी बात है, और आज की डेट में उन चीज़ों को रिवाइव करना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जियोलॉजिकल सर्विसेज। ये जियोलॉजिकल सर्विस जो है, देखिए उम्र होती है, एक पहाड़ की उम्र होती है, सड़क की उम्र होती है, पेड़ की उम्र होती है, हर चीज़ की एक उम्र होती है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, तो दोनों चीज़ों की उम्र होती है। उस उम्र का जो है वो आप मिट्टी लीजिए, आप उसमें जो है जियोलॉजिकल सर्वे कीजिए। हो सकता है कि शायद कटिंग को जो है वो पहाड़ तैयार नहीं है, पर फिर भी आप कटिंग करेंगे तो पहाड़ तो गिरेगा ही। और किस प्रकार का पहाड़ है, आप देखेंगे सोलन साइड जो पहाड़ है वो रेत और रेतीली पिंक मिट्टी वाले हैं, कई जगह जो है वो रेता वाले मधार होते हैं, कहीं पत्थर वाले होते हैं। तो पत्थर वालों को अगर आप काट भी देंगे तो वो टिका रहेगा, पर अगर मिट्टी वाले पहाड़ को काटना शुरू कर देंगे और उसमें प्रॉपर 45 डिग्री के एंगल पे आप डंगा नहीं देंगे तो पहाड़ का जायज़ है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। दूसरा, देखिए गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ, रोड साइड पार्किंग आज भी शिमला में समस्या है। और कौन सी गाड़ियाँ गिरी, जो नवभार के पास जो है वो रेलिंग के साथ खड़ी थी तो वो ढह गई, जो है आप देखेंगे संजौली साइड में डंगों के साथ ही ऊपर से पहाड़ है वो दब गए। आप देखें कंगनाधार चले जाइए, चाहे आप खिलनी चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए, ऊपर से पोल पहाड़ गिरे, वो गाड़ियाँ दब गई। आपको पार्किंग तो चाहिए ही चाहिए, पार्किंग की प्रॉपर प्लेसमेंट कीजिए, और जहाँ पार्किंग बना रहे हैं कम से कम उसकी जांच करिए, भूमि की आप भूमि की जांच करिए, उसमें सॉलिडिटी कहाँ है, और अगर नहीं है तो राफ्ट स्लैब जैसी एक चीज़ आती है, राफ्ट स्लैब डालिए उसके अंदर। जो एक राफ्ट स्लैब होता है वो एक रॉक का काम करता है, ये तो एक बच्चा भी बता देगा आज की डेट में, पर आपको समझने की आवश्यकता है। और जो कृष्णा नगर में ट्रेजिडी हुई, देखिए वो रेत का जो है वो एक राख का पहाड़ था, और जो कोयला था, कोयला जब जल के जो कमांडेंट ने राख फेंकी तो उस राख के ऊपर लोगों ने घड़े बना दिए, तब तो आपने रोका नहीं। ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा। उसमें जो है राख के पहाड़ ढह गए, और जब राख के पहाड़ ढहे तो 5-7 घर चले गए। स्लॉटर हाउस जैसा 38 करोड़ का नुकसान हमारे को झेलना पड़ा, हमारी सरकारों ने बनाया था पर उसको झेलना पड़ा। और आप देखिए जो फागली में भी हुआ, फागली में क्या था, हमारे सामने घटित हुई है और बहुत बड़ा लॉस ऑफ लाइफ यहाँ पे हुआ है। जो हमारे पास लिस्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो हमने लोगों की मिसिंग
पर्सन्स की लिस्ट बनाई है उसमें 21 पर्सन्स के मिसिंग होने की आशंका है। और ये जो हमारा जो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, इस सर्च ऑपरेशन में डिफरेंट एजेंसीज़ हम यहाँ मिल के काम कर रहे हैं। आज अभी हमें एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है, रिट्रीव हुई है यहाँ पे। अब इसके बाद जो है 7 और डेड बॉडीज़ के मिलने की और आशंका है अभी, जो हमारी लिस्ट में जो मिसिंग लोग हैं उनकी। कुल मिला के ये काफ़ी चैलेंजिंग काम है। NDRF, आर्मी, SDRF, स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, होम गार्ड्स, फायर और लोकल लोग भी हमको इसमें कॉपरेशन दे रहे हैं। सभी मिलके इस प्रयास को कर रहे हैं। इवन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी हमको जगह जगह से फीडबैक दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहा है। सो कुल मिला के स्थिति अभी यही है कि हम एक एक्शन प्लान अभी हमने लास्ट लेग के लिए तैयार किया है। अभी एक मीटिंग की हमने सभी एजेंसीज़ के साथ यहाँ पे मिलके, और उस एक्शन प्लान पे हम काम करेंगे। उस एक्शन प्लान में हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम फोकस्ड होके इंच बाय इंच, एंड टू एंड जो है वो हम पूरी प्लेस को सर्च करेंगे और कोई भी ऐसी जगह नहीं रहने देंगे जहाँ पे हमको आशंका हो और उसको हम छोड़ दें। इसके अलावा अभी हमने ड्रोन से इसको एंड टू एंड जो है वो इसकी फ़ोटोग्राफी करके एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, कंटूरिंग कर रहे हैं, ताकि हमको पूरा एक्सटेंट जो है जितना मालूम है उसको हम ऑथेंटिकेट करें, और उसी पे फिर हम काम कर रहे हैं। और मुझे आशा है कि इनकमिंग 36 आवर्स में और 48 आवर्स में हम इस काम को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। जिस प्रकार से